मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का अभिप्राय क्या है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि सरकार के पास अपने देश के लोगों का आंकड़ा हो, किस उम्र के व्यक्ति वर्तमान में हमारे यहाँ ज्यादा है, किस उम्र के व्यक्ति की जनसंख्या कितनी है, यह जानकारी सरकार को हो। और इसका एक अभिप्राय यह भी है कि इस कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत युवक हैं, कितने प्रतिशत वृद्ध लोग हैं। इससे सरकार को अपनी योजनाएं उस अनुरूप सरकार को काम करने का एक उद्देश्य मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है, जिससे व्यवस्थित योजनाएं वर्तमान में लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के सारे कार्यक्रम सरकार ने चलाए, जिसके अंतर्गत जनसंख्या को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया। इसके लिए व्यापक नए उपायों की खोज, व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार से जनसंख्या में किसी देश में कमी आ जाती है तो इसके दुष्परिणाम उस देश को भोगने पड़ते हैं। इसलिए कुल मिलाकर विश्व जनसंख्या दिवस का कोई भी उद्देश्य इस तरह का नहीं होता कि उस देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। इस दिन का उद्देश्य होता है जनसंख्या के लोगों की जनगणना करना और उन्हें लाभ पहुंचाना। परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ सर्वप्रथम पश्चिमी देशों में हुआ, जहां ईश्वर, धर्म, लोक, परलोक आदि इन बातों को लोग नहीं मानते और जानते। वहां के लोगों ने यह विचार किया कि जिस गतिशीलता से जनसंख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए भविष्य में शायद मानव को खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और उनका पर्याप्त जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। परंतु बाद में जब इस कार्यक्रम के परिणाम को देखा गया तो यह पाया गया कि उस देश के लोगों को और उस देश को काफी दुष्परिणाम झेलने पड़े। जनसंख्या वृद्धि को लेकर अन्न की चिंता करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से केवल खाने वाले लोग नहीं बढ़ते, अपितु पैदा करने वाले लोग, कमाने वाले लोग भी बढ़ते हैं। व्यक्ति के पास केवल पेट ही नहीं होता, बल्कि 2 हाथ और 2 पैर, एक मस्तिष्क भी होता है, जिससे वह अपना तो पालन पोषण करता ही है, अपना भरण पोषण के लिए अर्थ उत्पादन करता ही है, इसके अलावा अनेक प्राणियों के लिए भी वह भरण पोषण की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने का उद्देश्य इस तरह का नहीं है कि वर्तमान में जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना किसी भी तरह देश के लिए वर्तमान में अतीत के सालों से जब हम तुलना करते हैं तो ऐसा देखने में नहीं आता कि जिस देश में जनसंख्या को नियंत्रण किया गया हो वह बहुत उन्नति किया हो। जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले देश, जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले परिवार वास्तव में कहीं न कहीं अपनी छवि ही धूमिल करते हैं। उनकी उन्नति का अवसर ही उनके हाथों से निकलता है। वास्तव में अन्न की कमी भी तभी आती है जब मनुष्य काम नहीं करना चाहता, अय्याश बन जाता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अतः यदि जनसंख्या बढ़ती है तो उनके पालन पोषण के साधन भी बढ़ते हैं, अन्न की पैदावार भी बढ़ती है, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, उद्योग धंधे भी बढ़ते हैं, उस देश की इकोनॉमी में भी वृद्धि होती है। जैसे हम वर्तमान में चाइना में देख सकते हैं कुछ ही सालों पहले। अब तो भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश बन चुका है और इसी के कारण देश की इकोनॉमी भी अब 5वें नंबर पर स्थान रखने लगी है। धीरे धीरे इस देश के उद्योग धंधे, शेयर बाजार और बेरोजगारी की समस्या से निकलकर यह देश अपने विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मित्रों और साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में 70% खेती की जमीन है, किंतु वर्तमान में केवल 30% जमीन पर ही खेती हो पाती है। इसका भी कारण यही है कि खेती करने वालों की कमी है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि होने पर अन्न की कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता, अपितु इसके विपरीत अगर इतिहास उठाकर हम देखते हैं तो यह पाते हैं जिन जिन देशों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, अधिक पैदा करने वालों की वजह से वहां पर उत्पादन की भी वृद्धि हुई है, उस देश का आर्थिक विकास, उस देश का सामूहिक विकास हुआ है। दूसरी ओर जनसंख्या को नियंत्रित कर यदि यह कहा जाए कि जनसंख्या बढ़ने पर लोगों को जगह मिलने पर कठिनाई आएगी तो विचार करें कि सृष्टि करोड़ों अरबों वर्षों से चली आ रही है, पर ऐसा कभी नहीं देखा गया या सुना गया कि किसी भी समय या काल में जनसंख्या बढ़ने से लोगों को पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं मिली। जनसंख्या को नियंत्रित करना और जीवन को निर्माण करना, ये दोनों ही बातें मनुष्य के हाथ की नहीं है, इसलिए इस पर नियंत्रण भी लगाया जाना उचित नहीं है। कुछ धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर जहां धर्मनिरपेक्ष सरकार है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, केवल उन देशों पर इन बातों को ध्यान देना जरूरी है। किसी एक जाति या एक जनसंख्या के लोग बढ़ने से उस देश में थोड़ा अवरुद्धपन आ सकता है। मित्रों और साथियों, हमने जनसंख्या की वृद्धि को तो देखा, ध्यान दिया, परंतु हमने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जीवन निर्वाह के साधनों में कैसे वृद्धि की जाए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम से जनसंख्या की वृद्धि तो रुक जाती है, किंतु इससे देश में रोजगार की कमी हो जाती है। प्रशासनिक स्तर पर भी उस देश की सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ उस देश का विकास कैसे हो, उस देश में विकास के संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाए, इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 1898 में ब्रिटिश एसोसिएशन के अध्यक्ष सर विलियम क्रॉक्स ने यह चेतावनी दी थी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पृथ्वी पर जीवन निर्वाह के साधन आगामी 30 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे।
और सभी देशों को कमी का सामना करना पड़ेगा। परंतु देखने में यह आता है कि आज लगभग 125 साल बीतने के बाद भी अन्न की इतनी पैदावार भी उसी अनुरूप निरंतर बढ़ी है और विकास के साधन भी निरंतर बढ़ते गए हैं। इसलिए यह सोचना हमारी बेवकूफी होगी कि जनसंख्या बढ़ने से देश में कमी आएगी या परिवारों में कमी आएगी। वास्तव में जीवन निर्वाह के साधनों में कमी होने का संबंध जनसंख्या वृद्धि से बिल्कुल नहीं है, अपितु जीवन निर्वाह के साधनों में कमी तब आती है जब मनुष्य आलसी और अकर्मण्य बन जाता है और अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता, अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं करता। ऐसा देखने में आता है कि वहां के लोग खर्च तो भरपूर करते हैं परंतु काम करने में उनका उत्साह काम नहीं करता, जिससे वो देश पीछे चला जाता है। जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो यह पता चलता है कि किसी भी देश में जनसंख्या की कमी की वजह से साधनों में कमी नहीं हुई, वरन महंगाई और बढ़ती चली गई। जिस देश की जनसंख्या कम हुई, जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से उस देश में आर्थिक तेजी आती है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं, उस देश में आर्थिक संपन्नता आती है, विश्व स्तर पर वह देश आर्थिक रूप से अग्रगण्य बनता है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो बाजार का आकार बढ़ता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ती है, किसी भी तरह की आर्थिक कठिनाई उस देश को कभी सामना नहीं करनी पड़ती। इसी तरह मित्रों और साथियों, परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने से तमाम बच्चों तथा जवानों की संख्या में अचानक कमी हो जाती है और वृद्धों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण उस देश की आर्थिक उन्नति और रुक जाती है और देश पिछड़ने लगता है। बच्चों और बूढ़ों का अनुपात असंतुलित होने की वजह से सारे देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। और मित्रों और साथियों, यह भी देखने में आता है कि इसी तरह परिवार में अगर 1 या 2 संतानें होंगी तो माता पिता भी संतान से यही आशा करते हैं कि संतान हमारे पास रहकर हमारी ही सेवा करे, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखे, हमारे स्वार्थों को पूरा करे, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे। उन्हीं माता पिता के मन में आता है कि उनके 1 या 2 संतानें हैं तो किस तरह उसे सेना में भेजें, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा। 1 या 2 संतान होंगी तो घर का काम ही उनका पूरा नहीं होता, फिर कौन फौज में भर्ती होगा, कौन शास्त्रों का विद्वान बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन साधु बनेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा। इस तरह की हर जगह कमी ही कमी दिखाई देने लगती है, चाहे वह पारिवारिक स्तर हो, चाहे राज्य स्तर हो, चाहे वह देश का स्तर हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने पर लोग भूखे मरेंगे। जानकारों का और विशेष करके हमारे अर्थशास्त्रियों का और हमारे शास्त्रकारों का यह मत है, जनसंख्या कम होने पर लोग मिलने कम हो जाएंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है कि खेती के लिए अब आदमी कम मिलने लगे हैं, मजदूरों की संख्या घटने लगी है। भविष्य में जनसंख्या और कम होने पर आदमी कहाँ से मिलेंगे? आज भी जो आदमी मिल रहे हैं वे 2 गुने पैसे पर काम करते हैं और वे लगन और परिश्रम के साथ काम भी करना नहीं चाहते। अमेरिका ने एक समय जापान पर जो एटम बम फेंका था, 29,000 टीएमपी शक्ति का फेंका था और उसमें लाखों लोग मारे गए। परंतु आज वर्तमान में 10 या 20 या इससे भी अधिक टीएमपी के शक्तिशाली एटम बम और परमाणु बम बन रहे हैं। अगर किसी कारण से भविष्य में युद्ध लड़ा गया तो जनसंख्या की बड़ी मात्रा में कमी हो जाएगी। इसी तरह यूनान में भी देखा गया, जनसंख्या कम होते ही वहां गृह युद्ध छिड़ गया। फ्रांस को भी जनसंख्या की वजह से अपने विश्व युद्ध में पराजित होना पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या की कमी के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक शक्ति का ह्रास भी होने लगा है। अच्छे लोग राजनीति में आ नहीं पा रहे, अच्छे लोगों की जनगणना भी कम होने लगी। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति चाइना और रशिया को सबसे बड़ी शक्ति बनाने का कारण भी उस देश की जनसंख्या ही है। इसके दूसरी ओर पश्चिमी देशों में जनसंख्या की कमी के कारण वे पूरी तरह से आदमी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। वर्तमान में विकसित देश यही चाहते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या कम हो, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि को विदेशी अपने जीवन स्तर और राजनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। उनका उद्देश्य पिछड़े देशों को समृद्ध होने से रोकना है। यही कारण है विश्व बैंक और पश्चिमी देश भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को भी इसी शर्त पर कर्जा देते हैं कि वह जनसंख्या को कम करे, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या कम होती है वो देश कर्जदार बन जाते हैं और उसे फिर से आसपास के पड़ोसी देशों या विकसित देशों की गुलामी सहन करनी पड़ती है, उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। वर्तमान वोट प्रणाली जनसंख्या से सीधा संबंध रखती है, इसलिए किसी विशेष जाति की जनसंख्या को बढ़ने से रोकना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो उस जाति का बढ़ाव होने से दूसरी जातियों का धर्म और अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह पारिवारिक दृष्टि से भी देखा जाता है कि जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है वे परिवार ही अधिक समृद्ध होते हैं। अधिक बच्चों वाले और कम बच्चे वाले दोनों प्रकार के परिवार का व्यापक सर्वेक्षण करने पर यह निष्कर्ष देखा जाता है कि छोटे परिवार वाले बच्चों की अपेक्षा बड़े परिवार ज्यादा बच्चे वाले परिवार के जीवन अधिक सफल, तेजस्वी और खुशहाल देखे जाते हैं। और इस जनसंख्या की कमी की वजह से ही मनोवैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि कुछ बच्चों को अपने से छोटे अथवा बड़े भाई बहन के साथ खेलने कूदने और परस्पर हंसी मजाक विनोद करने का भी अवसर नहीं मिलता। उनका भली भांति मानसिक विकास नहीं होता, वे भौतिक गुणों से वंचित रह जाते हैं।
कुल मिलाकर जापान, रशिया आदि देशों में जो भी उन्नति वर्तमान में देखने में आती है वह जनसंख्या वृद्धि के कारण ही होती है। यहाँ के लोगों की कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, परिश्रम, देशभक्ति आदि गुणों के कारण ही यह उन्नति देखने में आती है। अगर मृत्यु पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो जन्म पर भी हमारा नियंत्रण लगाना सही नहीं है। इसीलिए कुल मिलाकर हमको प्रशासनिक स्तर पर भी यह जानना और सीखना चाहिए कि जनसंख्या का नियंत्रण करना कोई समझदारी नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ व्यापक स्तर पर रोजगार, व्यापक स्तर पर नई नई योजना पर काम करना भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन इस विषय पर जरूर चिंतन होना चाहिए, किस तरह देश में समृद्धि बढ़े, जनसंख्या बढ़ने के किन किन कारणों से किन किन विकास के कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया। जनसंख्या बढ़ने से ज्यादा विकास के कार्यक्रमों पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, एक बात तो है कि अगर एक जाति कोई विशेष रूप से बढ़ रही है तो उन पर लगाम लगाना, उनको भी जनसंख्या के बारे में चेताना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में हमारे भारतीय राष्ट्र में बहुत से संप्रदाय के लोग रहते हैं और बहुत से संप्रदाय के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में आता है न्यूज और मीडिया के द्वारा और रिपोर्ट के अनुसार कि कोई एक जाति अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर रही है, तो यह भी हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। इसके लिए हमें जागृत होने की जरूरत है। हम अधिक से अधिक सबको जागृत करें, इस पर काम करने की जरूरत है। सरकार और प्रशासनिक स्तर पर अधिक से अधिक योजना इस बात की लाई जाए कि योजना के साथ साथ जनसंख्या के साथ साथ रोजगार के अवसर अधिक से अधिक बढ़े। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ संसाधन किस तरह बढ़े। वर्तमान में हमारी जनसंख्या का रिपोर्ट हमें वार्षिक रूप से प्राप्त हो कि किस उम्र के व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे देश में महिलाएं बढ़ रही हैं कि पुरुष बढ़ रहे हैं, इन सब बातों पर चिंतन होना जरूरी है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, जनसंख्या बढ़ना कोई चिंता का विषय नहीं है। योजना बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, रोजगार के लिए स्किल इंडिया, यूथ स्किल पर काम करना, इन बातों पर विचार करना और चिंतन करना ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ और ऐसी बातों को बताता हूँ जो हमारे शास्त्रों में अद्भुत रहस्य के रूप में बताई गई। धन्यवाद मित्रों और साथियों। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।